सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। और हमारे साथ हैं हमारी प्यारी बुआ जी। तो बुआ जी आपको भी हमारा प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया मंजू भाई, तुमने तो इस तरह से स्वागत किया गर्मजोशी से कि बस बड़े लोगों का करना ही चाहिए ना रेणु जी स्वागत। उनके सानिध्य में रहने से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए उनका स्वागत तो हमें करना ही चाहिए और ये छोटों का फर्ज भी है। हाँ ये बात तो है। और वैसे तो जब हम अपनी सखियों के पास आते हैं, श्रोताओं के पास आते हैं ना, तो वैसे ही मन बड़ा खुश हो जाता है ना। हाँ होता ही है। और साथ साथ में अगर घूमने की बात हो, कहीं आने जाने की बात हो और साथ में बुआ जी का साथ हो तो भाई क्या बात है। यही तो हम कह रहे हैं भैया, कहाँ ले चल रही हो आज, ये तो बताओ। आज हम ले चलेंगे बुआ जी आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। बहुत ऊंचाई पर तो नहीं चढ़ाओगी? ऊंचाई पर है, उसके लिए घुटने पैर वगैरह सब सही सलामत रखने पड़ेंगे आपको। अच्छा चलो ठीक है, तो उसके पहले कुछ, लेकिन आज तो तुम खान पान की तो बात करोगी नहीं? नहीं आज नहीं करेंगे। रोज रोज खान पान की बात करेंगे तो थोड़ा मोटापा आ सकता है रेणु जी। बुआ जी इसके लिए आज हम खान पान की बात को थोड़ा सा विराम देंगे और इसके अलावा जो हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत द्रुपद गायिका असगरी बाई की बात करेंगे। और सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में झूले हम झूलते हैं, लेकिन झूला झूलने का महत्व क्या है ये आज हम बताएंगे। और इसके अलावा विश्व बाघ दिवस है, तो हम बाघों की भी थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे साथियों ने मंजू देखो ऐसा है ना कि ढेर सारी बाघ की फोटो भेज दी है, ऐसे लग रहा है बस चला आ रहा है हमारी तरफ। थोड़ा डर भी लगने लग गया। हाँ, तो किसी ने लिखा भी है कि दहाड़ता है तो डर लगता है, लेकिन यही सुंदरता जो है इसकी आकर्षित भी करती है। वाकई ये जंगल का राजा है, जब चलता है तो शान से चलता है। लेकिन फिलहाल हम किस शान से अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले विश्व बाघ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि भाई थोड़ा फोटो तो आपने भेजे वहां तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा डर कर रहिएगा। राजा वो है उसे ही रहने दीजिए, आपने राजा बनने की अगर कोशिश की तो थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। ये तो हमारी खासियत है ना। और ये विश्व प्रसिद्ध भी है कि बाघ शुष्क खुले जंगल, नम और सदाबहार वन से लेकर गैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। और लेकिन देखो चिंता की बात तो ये है ना कि जब अच्छी बात होती है तो कहीं ना कहीं मन भी हो जाता है कि बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है। तो भाई यूं ही तो नहीं रखा गया है ना, कि कहीं ना कहीं तो घबराहट की बात है। लेकिन वहीं राहत की बात ये भी है कि सेव द टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों की बदौलत इधर संख्या में वृद्धि हुई है और जो कमी हो रही थी उस पर रुकावट आई है, एक लगाम सी तो लग गई है। यानी प्रयास किया हमने तो प्रयास सफल भी हुआ। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि भाई अगर किसी अच्छे क्षेत्र में प्रयास किए जाए तो सफलता मिलती है, देर सवेर थोड़ी सही लेकिन मिलती जरूर है ना। हम कह रहे हैं कि प्रयास जब भी करो अच्छी दिशा में करना, कभी गड़बड़ दिशा में ना करना। जी हाँ। और वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। और हमें ये बताते हुए खुशी है कि इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, यानी कि बाघों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो भाई ऐसा है कि अच्छी दिशा वाली जो बात है वो बराबर ध्यान में रखिए। और बाघ जंगल के स्वास्थ्य और शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपलब्धता दर्शाते हैं। यानी कि अगर वो जीवित है तो इसका मतलब कि जंगलों का स्वास्थ्य ठीक है और वहाँ शाकाहारी प्राणी हैं जो उनका भोजन है एक तरह से कहा जाए। तो ये पूरा एक चक्र है जो चलता है और ये जंगल का एक चक्र है। एक इकोसिस्टम होता है, एक फूड साइकिल होता है। तो उन सबको सही तरीके से चलाने के लिए इन सब की जरूरत होती ही है। और बाघ अगर है भाई तो ये तो सब जानते हैं कि जंगल अच्छा होगा तो ही बाघ होंगे, क्योंकि बाघ जो है वहाँ निर्भीक होकर रह सकते हैं, निर्भय होकर रह सकते हैं।
हैं। और क्योंकि डर तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि हमें लगता है इंसान सबसे खतरनाक जानवर तो नहीं कहेंगे, बुरा मान जाएंगे, लेकिन सबसे खतरनाक हम हैं। तो भाई हमसे सब डरते हैं। तो जंगलों की जरूरत है बाघों को संरक्षित रखने के लिए, और भोजन श्रृंखला के व्यवहार पर बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है, और इनके संरक्षण के लिए हमारा देश भी मुहिम चला रहा है और देश भी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या जो घट रही थी, अगर ऐसी ही रहती तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन भाई हम जाग गए हैं, बिल्कुल जाग गए, समय रहते जाग गए, और इसके लिए हमने इनके संरक्षण की तरफ थोड़ा ध्यान दिया और हम सफल हुए। और आप और हम जिस बाघ को देखकर डर जाते हैं ना बुआ जी, और उनकी गरज सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, तो आज उनके खुद के अस्तित्व पर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। तो इसके लिए हमें सचेत होना है, और इसलिए विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार और उसकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाने की आवश्यकता महसूस की गई। और इनकी संख्या कम होने का एक कारण ये भी है कि अवैध शिकार होते हैं, और वनों का जो नष्ट होना है वो भी इसका कारण है। और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना, ये उद्देश्य है। और जो मनुष्य द्वारा शहरों का विकास हो रहा है ना, तो ये भी एक कारण है कि जब जंगल खत्म हो रहे हैं तो बाघों की संख्या भी कम हो रही है। हाँ मंजू, लेकिन ये तो वर्ड फेमस है ना कि अब हमारे साथी सोचेंगे कि अब ये इतना बड़ा बड़ा काम हम लोग कहाँ से करेंगे, कि भाई अभयारण्य कैसे हम बनाएंगे, एक सामान्य आदमी तो नहीं बनाएगा। लेकिन भाई आप जू में तो जाते हो ना, चिड़ियाघर में जाते हो, फिर किस तरह से फालतू में तंग करते हैं, चाहते हैं कि किसी भी तरह से उसको कोच कोच के या दूर से कुछ ऐसे फेंक कर मतलब हिलाएं डुलाएं। अरे जंगल का राजा है, वो जैसे रहता है उसे रहने दीजिए, आनंद में रहने दीजिए उसको। और किसी भी जो भी पशु पक्षी और भी जो हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ भी न खिलाएं या वहां पर पॉलिथीन आदि न लेकर जाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। वो जी मुझे लगता है कि कई लोगों को तो जू में जाने के लिए जो डिसिप्लिन होता है ना, पहले वो उन्हें सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही जाना चाहिए। वो कहेंगे कि मतलब अब चिड़ियाघर में घूमने गए तो वहां पर भी डिसिप्लिन है ना। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये तो, क्योंकि कई बार ऐसी कई घटनाओं के बारे में भी हम सुनते हैं कि उन्होंने ऐसी वैसी हरकत की और जो सामने प्राणी था उसे गुस्सा आ गया और जान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है हम उन्हें उकसाते हैं। ऐसे जानवरी प्रकृति को हम उकसाते हैं और उसकी वजह से नुकसान, उसका खामियाजा उन्हें भी और हमें भी भुगतना पड़ता है। तो भाई अगर हमारे बच्चों के लिए और हमारी अपनी जानकारी के लिए कहीं उन्हें संरक्षित रखा गया है कि चलो भाई वहीं आप स्याही को देख लो, या कोई और पेंगुइन जैसे जो हम नहीं देख सकते कभी, उन सब जानवरों को हम देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, या बंदरों की इतनी प्रजाति दिखा सकते हैं। तो ये हमारी सुविधा के लिए ना कि हम उन्हें तंग करके ऐसा कर दें कि वो अक्सर उनकी इस परेशानी से मृत्यु भी हो जाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो चिड़ियाघर में जाए तो हमारा तो निवेदन यही है भैया कि थोड़ा संभल के रहो, है ना। बिल्कुल। और अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही एक गीत सुन लेते हैं। हाँ। बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ।
नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई फिरकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 ला। हाँ तो बुआ जी अगर इस तरह से लाला लाला अगर गाना है तो थोड़ा डर कर रही है तो भी गा सकेंगे आप। तो क्यों पेड़ पर चढ़ जाएंगे? लेकिन पेड़ पर चढ़ना आना तो चाहिए। मंजू भाई ये हम नहीं कह रहे, प्यारी बुआ नहीं कह रही है भाई, ये बच्चे यही कहेंगे ना कि हम से ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देख के और उसकी आवाज सुन के जो हालत खराब होती है ना, हाँ तो पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत फिर नहीं बचती है। शरीर में से सारा खून सूख जाता है। केवल आप चिड़ियाघर में हो और वो पिंजरे के अंदर है, फिर भी अगर वो एक दहाड़ मार देना तो सबकी हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन बुआ जी संगीत एक ऐसी विधा है या संगीत एक ऐसी चीज है जिसके मतलब सुनते ही, कानों में पड़ते ही हम उस ओर खींचे चले आते हैं और जो खोई हुई ताकत है शायद वो भी हमें वापस मिल जाती है। संगीत में वो जादू है। तो ऐसी ही एक गायिका है ध्रुपद गायिका असगरी बाई, जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। और प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म 12 अगस्त 1918 को बीजावर छतरपुर में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में वे अपने गुरु के साथ टीकमगढ़ आ गई और बताया जाता है कि टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जुदेव ने अपने दरबार में उस्ताद जहूर खां से कहा था कि उन्हें अपने राज्य में एक अद्वितीय गायिका चाहिए जिससे दरबार में गायन परंपरा चलती रहे। क्या बात है। और ऐसे जब राजा जब संरक्षण देते हैं तो जाहिर है कि गायकी एकदम अलग ढंग से पनपती है जी। तब उस्ताद जहूर खां को असगरी बाई का ख्याल आया और उन्होंने असगरी बाई को गोद लिया और गाना सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 14-15 साल की उम्र में असगरी बाई सारे रागों से परिचित हो चुकी थी और एक बार वीर सिंह जूदेव के दरबार में सिद्धेश्वरी देवी अपना गायन प्रस्तुत कर रही थी। बस उसी समय असगरी बाई उछल उछल कर
उन्हें देखना चाह रही थी, क्योंकि एक ललक थी उनके मन में। बिल्कुल। और आगे क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं कि तब वीर सिंह जुदेव का ध्यान असगरी बाई की इस हरकत पर गया और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, किसकी बेटी हो? असगरी बाई ने उस्ताद जहूर खां की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि मैं इनकी बेटी हूँ। राजा को असगरी बाई की गायन विद्या के बारे में कुछ और जानना था, सो उन्होंने पूछा कि ये क्या गा रही हैं? तो असगरी बाई ने जवाब दिया, ये तोड़ी गा रही हैं। फिर राजा ने पूछा कि किस राग में? तो जवाब आया, राग भैरवी में। जबकि राग पहचानना बहुत आसान नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद और जो बहुत विज्ञ लोग होते हैं वही राग समझ पाते हैं। और उस समय उनकी उम्र भी बहुत कम थी। बिल्कुल। तब राजा ने फिर कहा, तो क्या तुम गा सकती हो? तो असगरी बाई ने तुरंत तोड़ी सुना दी। फिर उन्होंने धमार और ध्रुपद भी गाया, जो कि ये भी एक गायकी का एकदम थोड़ा मुश्किल तरीका है, क्योंकि बहुत चूंकि इसकी गति बहुत धीमी होती है तो लोग छोड़ देते हैं, उसकी जो है जो ताल है वो छूट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हड़बड़ी मन में आ जाती है, तो उसको एक मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो राजा उनके गायन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर उनको अपने यहाँ रख लिया, प्रश्रय दे दिया। और असगरी बाई अपने गुरु उस्ताद जहूर खां के साथ घंटों रियाज करती थी। भाई देखो, रियाज से ही गाने में वो दम खम आता है। फिर उन्होंने ध्रुपद गायन में इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली कि अपनी भारी दमदार आवाज में ध्रुपद गायन के पहले राज दरबार और फिर सार्वजनिक मंच पर एक पहचान बन गई, उनकी छाप बन गई। बिल्कुल। और असगरी बाई ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में 84 बार ताल बदलकर ऐसा ध्रुपद गाया कि उनके साथ पखावज पर संगत कर रहे बनारस के स्वामी पागलदास गायन खत्म होते ही मंच पर असगरी बाई के कदमों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि ऐसा गवैया हमने आज तक नहीं देखा। क्या बात है। फिर उस समय अर्जुन सिंह ने उन्हें तुरंत इनाम में 5,000 रुपए दिए और उन्हें दिल्ली में हाई ग्रेड का गायक बनाकर एक उच्च श्रेणी के कलाकार का दर्जा भी दिया गया। फिर उन्होंने सुर श्रृंगार मुंबई, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, फैजाबाद, वृंदावन, जयपुर, नांदेड़, हैदराबाद और भुवनेश्वर के साथ ही देश के कई शहरों में प्रस्तुतियां दी। उनकी प्रतिभा के सभी कायल थे और वे मेवाती घराने से संबंध रखती थीं। बिल्कुल। ओरछा राजवंश के मुख्य गायक के रूप में असगरी बाई ने ध्रुपद गायन में असाधारण विशेषज्ञता हासिल की और उन्हें कई शाही परिवारों द्वारा आमंत्रित किया जाने लगा था। उनकी प्रतिभा सिर्फ ध्रुपद गायिका के रूप में ही नहीं बल्कि उपशास्त्रीय गायन में भी थी। असगरी बाई किसी भी क्षण, किसी भी राग या ताल में फरमाइश के मुताबिक गाने का हुनर रखती थी, जो वाकई बड़ा मुश्किल है। ध्रुपद गायकी की खास शैली से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने में वो कामयाब रहीं। ये कह सकते हैं कि एक पर्याय बन गई एक महिलाओं की, अगर हम बात करें ध्रुपद गायकी में। हाँ, उसके पहले महिलाएं ध्रुपद गायन नहीं किया करती थी और फिर लेकिन उन्होंने इतनी सिद्धहस्त हो गई कि मतलब ध्रुपद गायकी मतलब असगरी बाई वो टीकमगढ़ राज दरबार में लगभग 35 सालों तक रही और 1935 से 2005 तक संगीत के क्षेत्र में आप सक्रिय रहीं, योगदान दिया और संगीत के क्षेत्र को समृद्ध किया। और उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1990 में उन्हें पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया। फरवरी 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। दिसंबर 1985 में मध्य प्रदेश सरकार का तानसेन सम्मान और फरवरी 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान और इसके अलावा नारी शक्ति सम्मान उन्हें दिया गया और 1997 में आईटीसी संगीत अवार्ड उन्हें दिया गया। इतने सम्मानों के साथ और पूरी कहना चाहिए सब दिशाओं में अपनी गायकी की गूंज छोड़कर वो 9 अगस्त 2006 को आप इस दुनिया को तो छोड़ गई, लेकिन अपनी गायकी छोड़ गई हमारे संगीत साथ। की विरासत वो हमें दे गई हैं और वो संगीत जो है वो हमेशा फिजाओं में रहता है, हवाओं में रहता है, दिलों में रहता है और वो आज भी मौजूद है। बिल्कुल। काहे करत
जा जा रे जा बालमुआ, सौतन के संग रात बिताई, काहे करत अब झूठी बातियां, जा जा रे जा बालमुआ। ध्रुपद गायकी की हमने बात की और उसके बाद संगीत से जुड़ा ऐसा ही गाना बसंत बहार फिल्म का ये हमने अपने सखियों और श्रोताओं को सुनवाया। बुआ जी आपको पसंद आया कि नहीं? देखो हम तो अभी तक झूम रहे हैं। अच्छा इसका मतलब पसंद आया है आपको। भाई देखो ऐसा है ना कि गीत का चुनाव हम कोशिश तो जरूर करते हैं कि बहुत अच्छा हो, अब श्रोताओं का भी अपना अपना मूड है, मन मिजाज है, कैसा कब लगा, हाँ, है ना, पता नहीं कब कौन सा गाना उन्हें पसंद आ जाए और वो बताते रहते हैं। कई बार तो हमसे पूछते भी ये कौन सी फिल्म का गाना आपने सुनवाया, हमें पता ही नहीं था। खैर तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई कौन सी फिल्म का गाना है। बिल्कुल। और एक बात और है ना कि वैसे भी हम खाना रोज खाते हैं, लेकिन हमारा मन अगर खुश है तो वही भोजन बड़ा अच्छा लगता है। 10 लोग बैठे हों, सबको अलग अलग स्वाद लगता है। तो ये तो निर्भर करता है कि क्या मन है, मूड कैसा है आपका। फिर भी ये गाना बहुत अच्छा था। और फिलहाल जहां हम घूमने चल रहे हैं ना, चित्तौड़ दुर्ग, ये वैसे तो चित्तौड़गढ़ चलेंगे। यहाँ का किला जो है वो सब जानते हैं कि ये राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल। वैसे तो चित्तौड़ का नाम आते ही राजस्थान याद आ जाता है ना। हाँ, और ये जो चित्तौड़गढ़ शहर है ना, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, इसे कहते हैं भक्ति और शक्ति की नगरी, आन बान और शान की नगरी, वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम का जो है, या मातृभूमि के प्रति समर्पण की जो भावना है, उसके लिए इसे बहुत याद किया जाता है। वैसे भी राजपूतों के जो त्याग और शौर्य और बलिदान की जो बात है, वो तो हमारे पूरे देश
देश में प्रसिद्ध है बल्कि यूं कहें कि विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और कई वीर जो है इस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है या यहाँ रह करके उन्होंने अपना राज्य किया है, जैसे राणा सांगा, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें। महिलाओं में अगर हम बात करें तो मीराबाई की भक्ति यहाँ प्रसिद्ध है। इसके अलावा रानी पद्मिनी जो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते जिन्होंने जौहर कर लिया, उनकी बात अगर हम करें तो पन्ना धाय की अगर हम बात करें तो यानी एक बहुत ही विस्तृत और बहुत इतिहास यहाँ छिपा हुआ है। और महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध किया था ना रेणु जी, तो युद्ध के बाद में उनकी जो मन स्थिति थी, उन्हें जंगल में जाकर के शरण लेनी पड़ी। हाँ, और बहुत मुश्किल दौर उन्होंने देखा। और कहते हैं जैसे कि किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, हाँ, हम लोगों ने तो बस सुना ही है कि किस तरह से उन्होंने शायद घास की रोटी खाकर बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे थे। हाँ, तो उसके बाद उनकी जो मन स्थिति है उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है। वैसे कविता तो बहुत लंबी है लेकिन उसकी चंद पंक्तियां इस समय मुझे याद आ रही है। तो जब चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इन पंक्तियों को हमें सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। और पंक्तियां कुछ इस तरह है कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो, ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी आण बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरिया रो खून बहावण ने। पण जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी फूक जगा जावे। तो ये उसकी पंक्तियां। और जब इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ना तो स्वतः ही हमारे रोम रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं। और एक देशभक्ति की भावना, वो जज्बा जो है वो हमारे अंदर भी पैदा होने लगता है। बिल्कुल, यानी कि हमारे रगों में जो खून है उसमें भी तेजी आ जाती है। और चेतक जैसे कि एक बड़ा उनका तो जो घोड़े की जो बात है, कहते खराब लगता है बस चेतक ही नाम लो तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये राणा से आपका चेतक। हाँ। और किस तरह से उसके ऊपर एक कविताएं हैं और कितनी कितनी बातें कही गई हैं। और इसमें भी उन्होंने जिस तरह से चेतक का नाम लिया है पता चलता है। बिल्कुल। और ये जो किला है राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है और राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी है। और इसीलिए तो कहते हैं ना चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। हाँ। यानी सब छोटे हैं, गढ़ैया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा किला है। और चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना है और ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। और ये विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक इस किले को देखने के लिए आते हैं। भाई आएंगे ही ना, जब विश्व धरोहर है और इसको घोषित कर दिया गया है तो आएंगे ही। और इसके अंदर 35 ऐतिहासिक और बेहद शानदार रचनाएं बनी हुई हैं। 84 जल निकाय शामिल थे पहले, जिनमें से वर्तमान में 22 ही बचे हैं। धीरे धीरे सब ध्वस्त होते चले गए। इस किले के अंदर जाने के लिए 7 विशाल द्वार है और उसमें से गुजरना पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्राचीन समय में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। इतना विशाल है ये। चित्तौड़गढ़ के इस किले में 15वीं से 16वीं के बीच शताब्दी के बीच 3 सबसे बड़े और घातक आक्रमण हुए। और इस किले को अगर ऊपर से देखा जाए तो मछली के आकार दिखाई देता है, उसी का है। और जो 1 लाख लोग जो पहले रहा करते थे, अब भी रहते हैं वहाँ लोग, लेकिन अब वहाँ की संख्या कम है क्योंकि अब जैसे जैसे समय गुजरता गया है तो नीचे नया शहर बसता गया और इसलिए कई लोग नीचे रहने के लिए आ गए हैं। और चित्तौड़गढ़ अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक का समय होता है, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए जाना थोड़ा हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं वहां पर, तो वो मौसम होता है। और अभी का जो मौसम है ना रेणु जी, वो भी बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि बारिश के बाद में क्या होता है कि वो पूरी पहाड़ियों के ऊपर बहुत हरियाली छा जाती है और झरने वहां बहुत दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इस समय भी अगर हम जाएंगे तो बहुत सुंदर और बहुत मन भावन जगह आपको वो लगेगा, दृश्य दिखेंगे। भाई देखो ऐसा है ना मंजू की स्मारक तो है ही चित्तौड़गढ़ अपने आप में, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको प्रकृति अपने सुंदर नजारे दिखाए तो मजा तो आ ही जाएगा ना। और इसकी शोभा भी जो है गढ़ की वो भी और खूबसूरत हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जो किला है उसके खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो इसके लिए अगर किले के अंदर के जो दृश्य आपको देखना है तो आपको 5 बजे से पहले वहां जाकर के देख लेना होगा। और हमारा ये कहना है कि जब आप वहां जाए तो पूरे दिन भर का समय लेकर के आप जाए तो आपको क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि 7
700 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है और बहुत सारी इमारतें ऐसी है जो अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सब आप देखें तो सुबह कम से कम 10 बजे आप वहां पहुंच जाइए, तो शाम को 4-5 बजे तक आप बहुत अच्छी तरह से उसे देख सकते हैं। और यानी कि हमारा जो इतिहास है वो कितना समृद्ध है, आप उसको बारीकी से देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके निर्माण की बात करें तो वैसे कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इसका होना बताया जाता है कि उस समय भी था। और ऐसा भी मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया। फिर इसी तरह से चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनवाया गया, जिसके बाद मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का नाम चित्रकोट रख दिया था। और इसके निर्माण को लेकर किंवदंती भी है, होती ही है हर चीज के पीछे। प्राचीन और भव्य किले को महाभारत काल में भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान इसीलिए इस किले के अंदर मौजूद हैं। और वो जो भीमताल है ना, उसमें अभी भी बहुत सारा पानी है, यानी वो अभी जीवित अवस्था में है। और ऐसा कहा जाता है कि भीम के एक पैर उन्होंने जब जोर से जमीन पर मारा, पानी की जरूरत थी तो वो मारा उन्होंने और वो ताल बन गया और उसके अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंचने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पाडन पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल शामिल। ये सब पोल यानी दरवाजे, तो ये 7 दरवाजे वहां है। और वहीं इस किले का जो मुख्य द्वार है वो सूर्य पोल कहलाता है। और रेणु जी, ये जो पाडन पोल कहा गया है ना, ये सबसे पहला दरवाजा है वहां का। और इसका नाम पाडन पोल इसलिए रखा गया है, इसके पीछे भी एक कहानी जो बचपन से वहां प्रचलित है। वहां पर कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में चूंकि बहुत आक्रमण हुए, बहुत युद्ध हुए, तो उसकी वजह से एक बार इतना भयंकर रूप से जब युद्ध हुआ तो खून की नदियां बहने लगी। और वो खून के अंदर बहते हुए एक जो बड़ा भैंसा जो होता है ना, उसे वहां स्थानीय भाषा में उसे पाड़ा कहते हैं, है ना। तो वो बहता हुआ वहां आ गया, इसके लिए उसका नाम रखा पाडन पोल। तो ये और वैसे भी भैंस के बच्चे को पाड़ा भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर, बच्चे को भी कहते हैं और बड़े भैंसे को भी कहते हैं। हाँ, तो ऐसा ही कोई एक प्राणी था जो बहता हुआ आया और इसलिए उसका नाम पाडन पोल रख दिया गया। और जो चित्तौड़ किले के अंदर 19 मुख्य मंदिर हैं, ये तो 7 द्वार की बात हुई, उसके बाद 19 मुख्य मंदिर हैं। 4 बेहद आकर्षक हैं जो महल परिसर में हैं, 4 ऐतिहासिक स्मारक और करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस दुर्ग के अंदर सम्मिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और कालिका मंदिर, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ शामिल हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस किले के अंदर गोमुख कुंड भी है और इस किले के प्रमुख आकर्षणों में से ये एक है। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बने जौहर कुंड का भी अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। और ये जो कुंड है, इस शानदार कुंड को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और इसमें अभी भी इतना पानी निकलता है, वो गाय के मुंह के जैसा उसकी आकृति है, वहां से पानी निकलता है। और रेणु जी, वो जो पानी है उसमें इतनी शीतलता है कि जब आप घूमते हुए थोड़ी सी प्यास आपको सताने लगती है और अंजूरी भर के वो पानी जब हम पी लेते हैं तो उससे जो तृप्ति होती है, उस तृप्ति की बात ही अलग होती है। और ऐसा मन करता है कि एक बार फिर जाएं और थोड़ा और पानी पी ले, इतना शुद्ध और इतना अच्छा वो पानी चलेंगे। देखो भाई, देखो मंजू का तो मन कर रहा है कि बस अभी चले हम लोग, है ना। हाँ, चलेंगे, मौसम आने दो, समय आने दो, अभी तो हम लोग कार्यक्रम कर लेते हैं। और वैसे भी किले जो बनते हैं ना, जैसे हमने जाने की भी बात कही, तो हमें ऐसा लगता है कि जाना भर मुश्किल है। बाकी तो किले के अंदर जो ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं उनमें अलग शीतलता होती है, गर्मी में ठंडे रहते हैं, ठंडे में गर्म रहते हैं, तो इनका बनाने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ। ज्यादा वैज्ञानिक होता है हमें लगता है ना। और इसके अंदर बना विजय स्तंभ इसकी खास बात है और मतलब खास तौर से देखा जाता है। और वैसे भी वहां का जो विजय स्तंभ हो या कीर्ति की जो बात होती है वो अपने आप में एक मंदिर का स्वरूप ले लेता है जी। और ये विजय का प्रतीक है। इस स्तंभ का निर्माण राणा कुंभ ने 1448 में से 1458 के बीच मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी पर जो जीत हुई थी उसके स्वरूप में किया था और जिसके कारण इस स्तंभ को विजय स्तंभ नाम दिया गया। और ये 37.2 मीटर यानी 122 फीट ऊंचा ये स्तंभ है और इसको बनाने में 10 साल का समय लग गया था। और ये जो स्तंभ है वो 47 वर्ग फीट आधार पर बना हुआ है।
कुल 8 मंजिला इमारत है जिससे कुल 157 सीढ़ियां हैं। और बुआ जी हम आपको बता दें कि ये जो सीढ़ियां है ना, ये थोड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, क्योंकि मतलब तुम बताना चाह रही हो कि हम ना जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम जा सकते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा सा अपने घुटने उठने पर थोड़ा सा दवाई मार के हाँ फिर जाइए, क्योंकि अंदर का जो स्थान है वो बहुत छोटा स्थान है, क्योंकि एक टावर है, ये लंबा टावर है, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। और इसमें वैसे तो कुल टोटल 9 मंजिल है, लेकिन 8वीं मंजिल पर ही हमें रोक दिया जाता है, क्योंकि ऊपर की मंजिल पर थोड़ी टूट फूट होने की वजह से वहां जाने नहीं दिया जाता है। और अंदर की जो सीढ़ियां वो थोड़ी बड़ी बड़ी है और थोड़ा जगह कम है, तो ऐसी घुमावदार सीढ़ियां हैं, उस पर से होकर के हमें जाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वहां से पूरे चित्तौड़ का जो नजारा है, शहर का नजारा, वो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, और इतनी तेज ठंडी हवा चलती है कि बस पूछिए मत। तो वहां जाने के बाद बहुत आनंद आता है। इसलिए आप अगर चित्तौड़ जाएं तो चित्तौड़ दुर्ग पर जो विजय स्तंभ है, वो उस पर ऐसा ये ना सोचे कि इतना ऊंचा है कौन चढ़ेगा, लेकिन जब आप जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, इसलिए जरूर देखने के लिए जाइएगा। देखो यही तो हम कह रहे हैं कि हम चढ़ जाएंगे, लेकिन तुम एक गीत अगर सुनवा दोगी तो शायद हमारे घुटनों में ताकत आ जाएगी, हमें लग रहा है मंजू, है ना? तुझ पे सवार
हाँ, तो बुआ जी जय चित्तौड़ फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया, तो इसमें तो शक्ति की बात हो गई, लेकिन थोड़ी और बातों के बाद हम भक्ति की बात भी करेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तो भाई, क्यों नहीं विजय करेंगे। स्तंभ तो हम घूम के आ गए हैं, अब कुछ और जगह घूम ले थोड़ा। जरूर जरूर, तो चलो चलो आगे बढ़ो। राणा कुंभा महल है, तो किले के अंदर बना राणा कुंभा महल भी इस किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है और इस महल को चित्तौड़गढ़ का सबसे प्राचीन स्मारक माना जाता है। वहीं उदयपुर को बसाने वाले राजा उदय सिंह का जन्म भी इस महल में हुआ था। सूरज पोल के माध्यम से ही कुंभा महल में घुसा जा सकता है, यानी जो हमने 7 दरवाजों की बात की थी उसमें जो एक सूरज पोल सबसे अंतिम दरवाजा था, वहां से फिर हम कुंभा महल की तरफ जा सकते हैं। और यहीं पर फतेह प्रकाश महल है, महाराणा फतेह सिंह का ये बहुमंजिला महल है जिसकी छत पर चारों तरफ सुंदर बुर्ज बने हुए हैं। आज ये महल एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है और पर्यटक इसमें तरह तरह की चीजें देखते हैं। और इस संग्रहालय में महाराणा प्रताप जब युद्ध करते थे तो उस समय वो कौन सी पोशाक पहनते थे और युद्ध की उनकी जो सामग्री थी उसको भी वहां संग्रहित किया गया है। तो उन चीजों को अगर आप देखना चाहे तो इस के अंदर, यानी संग्रहालय के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम कीर्ति स्तंभ की तरफ चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के परिसर में बना कीर्ति स्तंभ यानी कि टावर ऑफ फेम प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है और 22 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी जीजाजी राठौर ने करवाया था और इस भव्य मीनार के अंदर कई तीर्थंकरों की मूर्तियां भी स्थापित है और इस तरह कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ धार्मिक महत्व भी है। बिल्कुल। और कालिका मंदिर, जैसे हमने कहा था कालिका माता मंदिर, ये भी ऊंची कुर्सी वाला विशाल महल है और इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में मेवाड़ के गुही वंश के राजाओं ने करवाया। पहले ये मंदिर मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था और जिसके प्रमाण स्वरूप सूर्य की मूर्तियां आज भी हैं, मतलब इससे लगता है कि ये सूर्य मंदिर था। और इसके बाद महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इस मंदिर में माता कालिका की मूर्ति स्थापित कर दी गई और यहाँ पर इसीलिए हर साल विशाल मेला लगता है। हाँ, जब नवरात्रि होती तब यहाँ एक बड़ा विशाल मेला लगता है। और इसके बाद रानी पद्मिनी महल की बात हम करते हैं। चित्तौड़ किले का ये बहुत खूबसूरत महल है। पद्मिनी पैलेस इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर सरोवर के पास स्थित है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि सरोवर के अंदर ही है, बीच में ही बना हुआ है, चारों तरफ इसके पानी है। और पद्मिनी महल एक 3 मंजिला इमारत है और ये महल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण देखने में ये महल बहुत आकर्षक लगता है और ये सफेद है पूरा, तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है ये। और गोमुख कुंड एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है और बहुत गहरा और ये प्राकृतिक जलाशय है, यानी कि जल कुंड है। इस कुंड का आकार आयताकार है। एक छोटी प्राकृतिक गुफा से जल की भूमिगत धारा इसमें बहती रहती है और इस कुंड को गौमुख कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां से जलधारा इस कुंड में आती है उसका आकार गाय के मुंह के समान है, जैसे तुमने पहले बताया था, यानी पीछे से चौड़ा और आगे से थोड़ा कम चौड़ा। और गौमुख कुंड का धार्मिक महत्व भी है। लोग इसे पवित्र कुंड के रूप में भी मानते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड से एक सुरंग राणा कुंभा के महलों तक जाती है और इस कुंड के निकट जाने के लिए सीढ़ी अभी बनाई गई है ताकि लोग वहां देख सकें उसको पास से जाकर और कोई खतरा ना रहे। बिल्कुल। और इसके बाद कुंभ श्याम मंदिर, ये भी देखने लायक है और इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में विष्णु के वराह अवतार का यह मंदिर बनवाया था और इस मंदिर पर बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। स्तंभों पर बनी मूर्तियां दर्शनीय है और इन मूर्तियों में विष्णु के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी और कई चीजें हैं जो देखने लायक है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन जाएंगे कैसे ये तो बताओ। सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ अगर आपको पहुंचना है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक है, इसलिए वो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर सभी पड़ोसी राज्यों के सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी 566 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 9 से 10 घंटों का समय लग जाता है। तो इस तरह आप जा सकते हैं। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंचने के लिए आपको चित्तौड़गढ़ जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो राज्य के और भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है और दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है। तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप वहां से ऑटो, रिक्शा, फिर टैक्सी या किसी भी अपने खुद के व्हीकल से भी आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन भाई पहले का जमाना होता तो हम घोड़े से जाते, है ना? पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी रेणु जी, जब ये रिक्शा वगैरह नहीं हुआ करते थे तो उस समय घोड़ा गाड़ी तांगा ही चलता था, तो लोग इसी तरह से। लेकिन हम तो भाई घोड़े की बात इसलिए कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की बात हो और उनके स्थल की बात हो तो चेतक की तो बात याद आ जाती है। और फिर बचपन में जो हम लोगों ने कविताएं पढ़ी थी ना, कविता पढ़ी थी खास तौर से श्याम नारायण पांडे जी की, वो याद
याद आ रही है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। हवा का पाला था मतलब सोचिए हवा का पाला उससे पड़ गया। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर, ये आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो मतलब खास बात ये थी कि उनकी पुतली के मतलब घूमे वो क्या चाह रहे हैं उससे पहले ही वो समझ जाता था कि मालिक क्या चाहते हैं। ऐसा था। तो हमें लगता है कोई ऐसा ही पहला ऐसा होगा जिसके ऊपर कविता इतनी लिखी गई है और हम लोगों ने बचपन में इतनी याद की है ना। और इसके अलावा वहाँ एक मीरा मंदिर भी है बुआ जी। तो वो भक्ति की हमने कहा था कि हमने पहले शक्ति की बात की और उसके बाद हम भक्ति की बात करेंगे। तो मीरा भाई की भक्ति तो जग प्रसिद्ध है। तो वहाँ उनका जो मंदिर है उसमें अभी भी कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति वहां पर रखी गई है वहां पर। और जो मंदिर के स्तंभ है चारों तरफ उस पर मीराबाई के जो भजन है वो उस पर अंकित किए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे अभी भी वहां हैं। तो अब आप जाते हैं तो आपकी नजर अनायास ही उन भजनों की तरफ पड़ती है और आप उसे पढ़ते हैं तो वही एक आवाज जो है भजन की वो आपके कानों में गूंजने लगती है। और एक अजीब सी शांति भी मिलती है वहां पर। मिलेगी ना, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है वो सच में कह सकते हैं कि अनुकरणीय है और ऐसी मतलब विलक्षण है जो बड़ा मुश्किल है कि किसी और को ऐसी भक्ति मिले। जी, तो चलिए सुनते हैं मीराबाई का एक भजन सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तुम भये तरवर मैं भई पंखिया, तुम भये सरोवर मैं तेरी मछिया। तुम भये गिरिवर मैं भई चारा, तुम भये चंदा मैं भई चकोरा। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तुम भये मोती प्रभु हम भये धागा, तुम भये मोती प्रभु हम भये धागा। तुम भये सोना हम भये सुहागा। मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, मीरा कहे प्रभु
भक्ति ऐसी होती है कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, यानी बिल्कुल। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मेरी भक्ति हमेशा कायम रहेगी। ये एक विश्वास, ये जो बात है ये मन के अंदर हो, यही भक्ति कहलाती है ना। बिल्कुल कहलाती है। लेकिन भाई देखो मंजू, तुमने जैसे कहा ना कि वहां पर इस समय घूमने जाओ तो हरियाली भी मिलेगी, तो इस समय तो सावन है, बहुत सारी जगहों पर शुरू हो चुका है सावन, कहीं अभी बाद में होगा, लेकिन हरियाली सब जगह है क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश हो तो पेड़ों पर झूले पड़ ही जाते हैं। हाँ, झूले हर डाल पर झूला। बिल्कुल, हमारी संस्कृति कुछ ऐसी है कि वैज्ञानिक तौर पर वो जुड़ी हुई है उन बातों से। तो झूला झूलना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए इसे परंपरा बना दिया गया। और एक मौसम आता है खास, और उसमें मन भी करने लगता है, मन भी पेंग मारने लगता है, तो लगता है कि फिर झूला डाल ही लो, बैठ जाओ, है ना। बिल्कुल। तो झूला झूलना केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही बच्चों के विकास की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी झूला झूलना मददगार है, और झूले से एक अच्छे व्यायाम के रूप में से देखा जाता है। झूलते समय हम एक बार आगे जाते हैं, फिर एक बार पीछे आते हैं। ऐसा करने से शरीर की कसरत होती है और इसका फायदा हमें मिलता है। लो, यही तो हम भी कह रहे थे कि भाई देखो, ऐसा है ना कि आत्मविश्वास जो चीज है ना, वो बच्चों को भी चाहिए और बड़ों को भी चाहिए। तो बुआ जी, आप हमें बताइए कि बचपन में आप झूला झूली थी? अरे अभी भी झूलते हैं, ये क्यों बोल रही हो कि बचपन में झूलते थे? लो, तो यही आपके स्वास्थ्य का राज है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं हम, है ना भाई, कि झूला तो किसी भी उम्र में झूलो, आत्मविश्वास हर उम्र में चाहिए, और झूला झूलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, और कहीं ना कहीं मन का जो डर है वो निकल जाता है जब पेंग से हम आगे जाते हैं और पीछे आते हैं। हालांकि थोड़ी सी पेट में गुदगुदी सी होती है जब पेंग ज्यादा लग जाए तो, है ना। तो ये राज की बात आपने बता दिया। हाँ, तो अरे मजा तो सभी ने लिया है, बता दे रहे हैं हम बस, है कि नहीं। वहीं देखो, संतुलन भी बनाए रखने का जो जज्बा है, तरीका है, वो बचपन से आ जाता है, क्योंकि जरा सा आप अगर केवल रस्सी पर झूल रहे हैं तो आपको ना आगे होना है ना पीछे होना है, या कैसे आगे जाना है, तो शरीर को कहाँ ले जाना है, ये सब झूले में अपने आप सीखने में आ जाता है कि नहीं। तो इसलिए झूला झूला जाता है ना। और तनाव को कम करने में भी झूला एक बेहतर विकल्प है, ये भी लोग कहते हैं। मतलब हम डरते रहते हैं कि कहीं गिर न जाए, इसलिए तनाव है। नहीं, जब ये बार बार जब झूला झूलते हैं तो ये तनाव जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और हम उसको आनंद भी लेने लगते हैं, उसके झूले का जो है ना वो मजा जब लेते हैं तो बाकी तनाव हमारे दूर भाग जाते हैं, है कि नहीं। और जहां तक हमारी परंपराओं की बात है तो मुझे लगता है ये परंपरा इसलिए भी बनाई गई होगी क्योंकि बहुत सारी हरियाली और एकदम ठंडक हो जाती है, तो लोग जाएंगे अपनी सखियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, इस हरियाली का आनंद लेंगे, झूले का आनंद लेंगे, ठंडी हवा का आनंद लेंगे, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा, और दूसरा है कि अपने दोस्तों सहेलियों के साथ में तनाव भी गायब हो जाएगा। तनाव भी गायब, और एक तो सबसे बड़ी बात है जो ना हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलेगी ना, तो जिसके लिए आज हम बड़ा तरस रहे हैं वो आराम से साल भर के लिए इकट्ठा कर लेंगे। हरियाली में बैठिए, झूला झूलिए, और सब जगह अलग अलग तरह से गीत भी गाए जाते हैं। तो इस समय खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के अंचलों की हम बात करें तो कजरी जो है वो झूला गीत, हिंडोला, ये सब गाया जाता है। तो थोड़ी सी बात हम बाद में करेंगे, गीत सुन ले पहले गाते हुए। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। भीज गई मोरी पचरंग चुनरी, भीज गई मोरी पचरंग चुनरी, बाट तक पिया, बाट तक पिया आवन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की।
बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की। बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की। सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। तो बुआ जी कजरी हमने आपको सुनवा दी, सुचरिता गुप्ता की आवाज में थी ये। हाँ, इसलिए बता रहे हैं भैया क्योंकि ये किसी पिक्चर का नहीं गाना है, तो आप ढूंढिएगा मत इसको। हाँ, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म का गाना है, वो सर्च करना शुरू कर देंगे, इसलिए हमने बता दिया। हाँ, और वैसे भी अगर और भी आपको इस तरह की कजरी आदि सुननी है, झूला सुनना है, तो वर्षा चौमासा आजकल हमारा संगीत सरिता का जो कार्यक्रम है, ये श्रृंखला चल रही है। 1 अगस्त में उसकी अंतिम कड़ी जाएगी, अभी 2-3 दिन है। आप सुबह 6:45 और शाम को 6:45 पर इसका आनंद ले सकते हैं। और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शुभा मुद्गल जी, तो उनकी आवाज में भी आप गीत सुन सकते हैं। हाँ, और अब श्रोता भी हमारे कुछ कह रहे हैं, तो उनकी भी बात सुन लेते हैं जरा। लिखते हैं कि बुआ जी, सावन में झूला झूलने का मजा तो सिर्फ मैके में ही मिलता है। मैके में हम सभी सहेलियां खूब झूला झूलते थे, ऊंची ऊंची पेंगे भी मारते थे, सावन गीत गाते थे, लेकिन ये सब ससुराल में बहुत मिस करती हूँ। शादी के बाद से झूला ही नहीं झूली हूँ और 25 वर्ष हो गए। तो और बाद में लिखती कि मुझे एक सावन का गीत सुनवा दीजिए, वो तो हमने पहले ही सुनवा दिया। भाई लेकिन मंजू थी जो है ना, उसको है कर लें ये लोग तो अच्छा है। हाँ। यानी कि अब झूल लीजिए आप। अब आप तो हमें लगता है कि ससुराल में इतने वर्ष हो गए तो आप झूला झूल सकती हैं। बस तो आपने अपना मन मार लिया है और मान लिया है कि आप झूला नहीं झूल सकती। हाँ। आप एक बार मन तो बनाइए और शुरू कीजिए, और अपने बच्चों के साथ आनंद ले सकते हैं ना। बच्चों को भी उत्साहित कीजिए इस बात के लिए, बच्चों को आप जरूर झुला रही होंगी, लेकिन आप अब सोच रही होंगी कि हमारी उम्र हो गई है। हाँ। तो भाई ऐसा नहीं है, अभी हम भी झूलते हैं, आप भी झूलिए। और हमारी साथी लिखती है कि सावन प्रेम का प्रतीक है, भाई और बहन का, बेटी का अपने मायके का। और वैसे सावन के महीने में झूला झूलने का एक अपना महत्व है और पौराणिक कथाएं भी हैं। ये बात तो है कि कहते हैं कि राधा को कृष्ण ने झूला झुलाया और अलग अलग ढंग से बहुत सारे और भी गीत हैं। और हमारे घर में जब भी किसी बच्चे का आगमन होता है तो बचपन से ही थोड़ा बड़ा होने तक हम उसे झूले में ही तो झुलाते हैं। हाँ। जब भी थोड़ा रोता है या उसके नींद आने जैसा लगता है तो हम झूले में डालकर उसे झुलाते रहते हैं और वो आराम से सो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और इसीलिए ये परंपरा बनाई गई। और कहते हैं कि उसकी गर्दन जो होती है ना, उस पर भी उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उस मजबूती आती है, इसलिए भी झूला झुलाना चाहिए। तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्य जरूर है। और एक बात वैसे भी अगर देखो मंजू, तो हम जब झूले पर बैठते हैं तो घुटने हों आपके, जब आगे पीछे पेंग मारते हैं, मोड़ते हैं और फिर आगे ले जाते हैं और दोनों पैर एक साथ ऊपर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घुटनों के जो हम व्यायाम अलग से सीखते हैं, करते हैं, वो अपने आप उसमें हो जाता है। और जैसा हमने कहा कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहती है। लेकिन झूला भी झूलना अपने आप में एक कला है। कुछ लोग खड़े होकर झूलते हैं, कुछ लोग बैठ के झूलते हैं, कुछ पटरे पर 2-4 लोग एक साथ झूलते हैं, है ना। हाँ, और उससे हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं कि जब आगे पीछे झूला जाता है तो किस तरह से हमें अपनी बॉडी का, शरीर का मूवमेंट किस तरफ करना है ताकि एक संतुलन बना रहे और हम झूले पर से गिरे नहीं। तो अनजाने में ही ये एक प्रवृत्ति संतुलन की जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो इसके लिए भी झूला हमें झूल लेना चाहिए। अच्छा रहता है, मजा भी आता है और थोड़े हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं ना, खुश करने वाले हार्मोन, उसका श्रवण भी होता है। तो इसके लिए आप सावन हो या ना हो, लेकिन झूला जरूर झूलिए। झूला झूलेंगे तो मन सावन सावन हो जाएगा, बस और क्या है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की हम अपनी सखियों से इजाजत चाहते हैं। तो अब समाप्त करते हैं कार्यक्रम। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सा
सखी सहेली।